हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीपीएससी का टारगेट बैच। बीपीएससी के टारगेट बैच में हमने अभी तक बिहार का सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। जैसे बिहार का पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में बस एंशिएंट और मेडिएवल हमारा बचा हुआ है, तो एंशिएंट और मेडिएवल हम लोग कर लेंगे समय के साथ अभी। और उसके बाद हमने बिहार का करंट भी हमने पूरा देख लिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक हमने देख लिया है। जुलाई भी इस बीच में ही कभी किसी दिन कर लेंगे। अब हमारा बचा है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसको मैं तैयार कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आप सभी को पता है कि सवाल कहीं से भी घूम के आता है और अपना टारगेट है 110 क्वेश्चन अचीव करना, तो जल्दीबाजी में कुछ हो नहीं पाएगा इस वजह से। लेकिन मेरे पास जो अभी इकोनॉमी वगैरह का जो मेरा तैयार है नोट्स, मैं उससे अभी आप लोग का इकोनॉमी करवा देता हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जैसे हमारा कंप्लीट होगा, हम लोग इंडियन पॉलिटी में घुस जाएंगे। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होते ही हम लोग ज्योग्राफी में घुस जाएंगे और इस बीच में ही साथ साथ हम लोग करेंट अफेयर्स को भी देखते चलेंगे। ठीक है, समय कुछ ज्यादा है नहीं, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि 3 से 4 दिन में आपका कंप्लीट हो ही जाएगा इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ साथ आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो ना, तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ लगता नहीं है, सबके कॉन्टेक्ट में 10-5 लोग होते ही हैं पढ़ने वाले। जो पढ़ने वाले हो ना, उनको शेयर किया करो, जो पढ़े, जिनको वाकई जिनको एग्जाम निकालना है वो लोग देखेंगे तो उनको भी थोड़ा फायदा होएगा और मुझे भी फायदा होएगा। लेकिन अगर वैसे लोग नहीं देखेंगे, ऐसे लोग हों जो मतलब ठीक है सब्सक्राइब तो कर लिए और वो उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता, तो ऐसे लोगों को भेजने से कोई फायदा नहीं है। और आपको अगर किसी पर लगता है कि हाँ वाकई वो आदमी कर सकता है, तो आप उसको जरूर भेजें। ठीक है, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जिसको भेज रहे हैं उससे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार के लिए इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आपके किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं थोड़ा ठीक ठाक वेटेज रखता है और इकोनॉमी को हम लोग इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि इकोनॉमी का सवाल हमारा छूटेगा नहीं। इकोनॉमी जैसे हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। स्टेट पीसीएस में आए हुए सवाल और यूपीएससी में आए हुए सवाल सबको हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हिंट देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स एक सिद्धांत है। ठीक है, एक थ्योरी देता है हमें। और इकोनॉमी क्या है, उसका सुचारू रूप है। यानी इकोनॉमिक्स से सिद्धांत लेके हम क्या करते हैं ना, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यानी हम ऐसी व्यवस्था क्रिएट करते हैं उस सिद्धांत के अनुरूप जिससे संसाधनों का बंटवारा जो है ना सभी में इक्वल तरीके से हो। ठीक है, तो इसलिए ना हम लोग इकोनॉमिक्स सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं और इकोनॉमी उसका जो व्यवहारिक रूप है इकोनॉमिक्स का ही, हम उसको व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, और हमारा एग्जाम हमसे व्यवहार के बारे में ही पूछता है, इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है यानी अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, कि धन, अर्थ मतलब क्या होता है, धन। धनों का ऐसा व्यवस्था हम करें कि वंचित से वंचित जो लोग हों उन तक भी संसाधनों का जो है ना पहुंच जो हो वो उसको सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको हम देखेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखो, आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के कारक, यानी फैक्टर मतलब होता है कारक, यानी वह वजह, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, यानी उत्पादन के लिए कौन कौन सी वजह की जरूरत है, कौन कौन से कारण है, मतलब कौन कौन से चीज की जरूरत पड़ती है हमें, यह आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा कि एडम स्मिथ ने कहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना भाई, वो 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लैंड के बदले हम लोग क्या देते हैं, हम लोग भाई लैंड पे ना
रेंट देते हैं। कोई भी कंपनी, मान लो कोई फॉरेन की कंपनी आई इंडिया में और यहाँ पे ना उसको कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो यहाँ पे जमीन खरीद के और घर बना के और वो उसको करेगी नहीं, वो क्या करेगी, लीज पे, रेंट पे क्या करेगी, कोई घर लेगी, कोई जमीन लेगी, ठीक है, और उसको यूज करेगी। क्योंकि अब हर देश में अपना जमीन खरीद के और अपना घर बना के उसके बाद कंपनी स्टार्ट करना तो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से क्या होता है, लैंड। तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, मान लो एक पेन बनाने की कंपनी है और वह पेन बनाती है, जैसे मैं पेंटोनिक जेल पेन से लिखता हूँ, तो पेंटोनिक जेल की जो कंपनी है वो क्या करेगी, इंडिया में आएगी। तो इंडिया में क्या करेगी, इसको सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, आप सभी को पता है। फिर इसको लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और फिर पेन तभी बनेगा ना जब उसका कोई जोखिम उठाने वाला पर्सन हो, कोई लाभ के लिए उसमें इन्वेस्ट करने वाला पर्सन हो, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी। उद्यमी वो लोग होते हैं जो जोखिम और लाभ के लिए क्या करते हैं, कहीं पे निवेश करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड उत्पादन के कारण। जब तक ये चार चीज नहीं होंगे ना भाई, ये चार बेसिक चीज है, जब तक ये चारों नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, there are five there are four factor of production and four factors, ठीक है। तो चार फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है, इसके बिना उत्पादन संभव ही नहीं। तो क्या क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। अब कहीं कहीं बात आ जाती है फैक्टर इनकम की। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, तो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर हमें चाहिए थे उससे, तो उसके लिए हम कुछ पे कर रहे हैं, और जो पैसे हम पे कर रहे हैं ना भाई, वही है इनकम। मान लो आप, इकोनॉमी में क्या होता है ना कि आपका खर्च किसी और का आय होता है। सपोज मान लेते हैं कि जैसे मेरा खर्च है, लैंड मैंने लिया, मैं एक कंपनी बनाने वाला हूँ पर्सन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक वॉच है, ठीक है, और इस वॉच का ऑनर मैं हूँ, ओके, मैं ही इस वॉच को बना रहा हूँ। मैंने जमीन लिया, लैंड लिया रेंट पे या लीज पे, तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए रेंट दिया, ठीक है। मैंने इसको बनाने के लिए क्या किया, लेबर हायर किया, तो उसके लिए मैंने वेजेस दिया। अब वेजेस मेरे लिए तो खर्च है, सैलरी मेरे लिए खर्च है, रेंट मेरे लिए खर्च है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए तो इनकम है ना। इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमी में एक का खर्च दूसरे का आय होता है भाई, ठीक है। तो आप लोग याद रखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं, तो ऐसा ही फैक्टर ऑफ इनकम भी चार होते हैं। लैंड के लिए रेंट दिए, उसके बाद क्या दिए, लेबर के लिए हम सैलरी या वेजेस दिए, कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि पूंजी कहीं से उठाया, मार्केट से, बैंक से पूंजी हमने लिया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। और एंटरप्रेन्योर जो है हम हैं, तो हम लाभ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लाभ और हानि दोनों वहन कर रहे हैं, तो हमें लाभ हुआ, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ इनकम भी चार है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चार है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो चीजें काम कर रही है, जो वस्तु काम कर रही है, जो संसाधन काम कर रही है, उनका जो इनकम होगा ना भाई, वो फैक्टर इनकम होगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। और फैक्टर इनकम भी यही चार है। इनको मिलने वाली जो आय है वही तो फैक्टर इनकम होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए मिलने वाली आय फैक्टर क्या होता है, इनकम होता है। तो आपने देख लिया यहाँ लैंड, ठीक है, आपने देखा लेबर, आपने देखा कैपिटल, आपने देखा इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड को हमने, लैंड के लिए रेंट दिया, लेबर के लिए हमने सैलरी दी, कैपिटल के लिए हमने इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे, इंटरप्रेन्योरशिप जो जो उद्यमी है, जो जोखिम उठाने वाला पर्सन है, वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है। तो ये हो गया फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में चार है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चार, ठीक है। तो आप इन चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों का कंप्लेन था कि वो लोग कह रहे थे कि भाई हमको ना ठीक से दिखता नहीं है, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ, क्या करूँ भाई, ये अपना पर्सनल नोट्स है, ठीक है। तो आज मैं क्या किया हूँ, आधा आधा स्लाइड को ही बांट के आगे पीछे करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने उधर देख लिया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देयर आर देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे, संसाधनों के मैनेजमेंट के आधार पे, ठीक है, इन संसाधनों पर अधिकार किसका है, और डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग देखते हैं भाई। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे देखा हमने, संसाधनों के मैनेजमेंट के आधार पे देखा, और डेवलपमेंट के आधार पे देखा। देखो इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे आपने देखा होगा, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। वैसे ही संसाधनों के मैनेजमेंट, यानी संसाधन किसके पास है,
ठीक है, उसके उपयोग कौन उसका कर रहा है, ठीक है, उसमें निर्णय लेने का अधिकार किसको है, इस आधार पर हम इकोनॉमी को 3 भागों में बांटते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो कैपिटल और सोशलिस्ट दोनों का मिक्स होता है उसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीगत अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल न्यूनतम होता है, उसमें जो बिजनेसमैन लोग हैं ना वही रूल नीति वगैरह तय करते हैं। तो आप लोग ना थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वह किसी केंद्रीय सत्ताओं के बीच, केंद्रीय सत्ता के पास होती है, यानी सरकार ही निर्णय लेती है, सरकार ही उत्पादन करेगी, सब कुछ सरकार ही करती है, सरकार ही डिसीजन लगाती है कुछ भी किसी चीज की। तो आप याद रखेंगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। यहाँ पे इतना थोड़ा सा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ क्योंकि मेरा नोट्स है, ठीक है। डेवलपमेंट के आधार पे अगर हम देखेंगे ना भाई, तो डेवलपिंग एक 3 होते हैं। डेवलपमेंट के आधार पे हम 3 देखते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को थोड़ा इधर करता हूँ, आपको अंडर डेवलप्ड भी दिख जाएगा। देखो डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। एक मानक आय से कम आय वाले देश को हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं, और ऐसे देश जो अंडर डेवलप्ड से ऊपर उठ के विकसित की तरफ बढ़ रहा है उसको हम विकासशील देश कहते हैं। और ऐसे देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, यानी एक वह जो मानक आय है उससे ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे भाई डेवलप्ड कंट्री है। बहुत सारी पश्चिमी देश अब हम भारत पर क्लेम करती है कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री है और अपने आप को डेवलपिंग घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा ही ग्रांट्स वगैरह की लोभ है और उसको ज्यादा ही ग्रांट्स वगैरह चाहिए। तो इस तरह आपने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भाई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, आपने देख लिया। और फैक्टर ऑफ इनकम भी 4 हैं, ये भी आपने देख लिया। अर्थव्यवस्था के टाइप्स बता दिया मैंने, इंटरनेशनल के आधार, इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पर ओपन क्लोज इकोनॉमी, संसाधनों के मैनेजमेंट के आधार पर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसे डेवलपमेंट के आधार पर हम देखेंगे डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं भाई, 3 क्षेत्रक हैं अर्थव्यवस्था के, ओके। जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। देखो कोई भी देश प्राइमरी सेक्टर से चाहता है कि सेकेंडरी सेक्टर में जाए और सेकेंडरी सेक्टर से चाहता है टर्सरी सेक्टर में जाए, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे दुबई को आप देख लो, उसके बाद उसने क्या किया, डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर में एंटर किया, ठीक है। प्राइमरी से डायरेक्ट वो टर्सरी में एंटर किया। और ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका भी देखेंगे प्राइमरी से डायरेक्ट टर्सरी में एंटर किया, ठीक है। अपने देश में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि और उससे संबंधित जो भी क्षेत्रक हैं, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, डेयरी उद्योग हो गया, ये सब ना प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्मित जहाँ पे होती है कोई वस्तु, जैसे प्राइमरी सेक्टर से हम कोई चीज लिए और सेकेंडरी सेक्टर में ना हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री, ठीक है, कंपनी, ये सब आती है सेकेंडरी सेक्टर में भाई। जैसे कि आपने गेहूं उपजा है, अब गेहूं से आपको ब्रेड बनाना है भाई, तो आप क्या करोगे, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में दोगे और वहां पे एक इंडस्ट्री लगी है और वो इंडस्ट्री में क्या करेगा ना, गेहूं से ब्रेड बना देगा और वो क्या करता है, टर्सरी सेक्टर में भेजता है, यानी सेवा क्षेत्र में भेजता है। सेवा क्षेत्र में आ जाती है हमारी सेवा देने वाली कंपनी, सेवा देने वाली संस्था, जैसे केएफसी, मैकडोनल्ड्स। अगर सेकेंडरी सेक्टर आटे से, मैदा से ब्रेड ना बनाए तो पिज्जा कैसे मिलेगा आपको टर्सरी सेक्टर में। तो यही चीज है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ये तो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। ये है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं कितने, विनिर्मित करने वाली जो भी सेक्टर है, जो भी चीजें हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह जो मॉडिफाई करते हैं प्राइमरी सेक्टर के चीजों को। और टर्सरी सेक्टर वो है जो सेकेंडरी सेक्टर मॉडिफाई करके इस टर्सरी सेक्टर वाले को देते हैं, और टर्सरी सेक्टर डायरेक्ट हम लोग को मॉडिफाइड चीजों को हमारे पास पहुंचा देता है। टर्सरी सेक्टर में जैसे सेवा देने वाली क्षेत्र, तो सेवा में कोई भी हो जाएगा, जैसे हॉस्पिटल हो गया भाई, मॉल हो गया भाई, एरोप्लेन हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब टर्सरी सेक्टर के चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा भारत में देखेंगे भाई, तो भारत में प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्स 42% लोग काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्स 42% लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी में योगदान इसका 20% है। किस हिसाब से, बेस ईयर के अकॉर्डिंग। बेस ईयर के अकॉर्डिंग 2015-16 जो बेस ईयर माने हुए हैं भाई, 2015-16 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग 42% लोग मिलके मात्र 20% का उत्पादन कर रहे हैं
अगर करंट ईयर में देखेंगे तो यह 16% के आसपास है, यानी 42 लोग मिलकर मात्र 16 रुपए कमा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे भाई, 26 लोग मिलकर बेस ईयर के आधार पर 26 रुपए ही कमा रहे थे, लेकिन वर्तमान में ये 29 रुपए कमा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट में ठीक है। लेकिन सेवा क्षेत्र में देखेंगे ना भाई, कि 32 लोग मिलके जो है ना, यानी 32% लोग मिलके 54% जीडीपी में योगदान दे रहे थे, वर्तमान में भी 54% है। तो देखो टर्सरी सेक्टर में कितना फायदा है कि कम लोग मिलके भी ना इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं, बहुत काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में लोग भी देख लिया, 42% लोग मिलकर कितना 16% अभी वर्तमान दर पे दे रहे हैं योगदान। सेकेंडरी में 26 लोग मिलकर 29% का दे रहे हैं, और टर्सरी में 32 लोग मिलकर मात्र 54, मतलब टोटल 54% का दे रहे हैं। तो टर्सरी सेक्टर में होने का देखो फायदा कितना। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ना इधर देखेंगे। देखो, अब कहता है आय का चक्रीय प्रवाह। देखो भाई, जो है ना, ये देखो आय का चक्रीय प्रवाह, जो इनकम होता है ना भाई, उसमें ना एक चक्र बना हुआ है। जैसे आपका इनकम, मैंने आपको बताया कि आपका इनकम किसी और का खर्च है, और किसी और का इनकम आपका खर्च है। ठीक है, बीच में एक फाइनेंशियल सिस्टम काम करती है। जैसे आप देख रहे हो, ये मान लो एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, यहाँ परिवार है, ठीक है, बीच में फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है, एफएस यानी फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है। क्या हो रहा है कि परिवार क्या करती है, फाइनेंशियल सिस्टम से ऋण लेती है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है, ऋण ले रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम के पास पैसा कहाँ है, फर्म ने क्या किया, फर्म ने कोई वस्तु बनाया, मान लो सपोज फर्म ने कोई वस्तु बनाया, और इस वस्तु को परिवार ने खरीद लिया। परिवार क्या कर रहा है, फर्म क्या कर रही है, परिवार से लेबर ले रही है, यानी श्रम ले रही है। ठीक है, और श्रम के बदले फर्म क्या कर रहा है, अपना निवेश व्यय, यानी देखो निवेश व्यय क्या होता है कि जब आपको किसी चीज की प्रोडक्शन करवानी है और उसके एवज में जब आप खर्च करते हैं ना, जैसे कि आप किसी संपत्ति के मतलब उपार्जन के लिए जब आप खर्च करते हैं तो उसको कहेंगे भाई निवेश व्यय है। ठीक है, लेकिन आप गए जूता खरीदने और जूता खरीद के ले आए, जैसे मैं आज लाया नाइक का शूज, ठीक है, तो मैं उसको लेकर आया, तो मेरे लिए निवेश व्यय नहीं। क्यों, क्योंकि मैं उसको बेचने वाला नहीं हूँ, तो मैं बिजनेस पर्पज से नहीं लिया हूँ, मैंने यूज के लिए लिया है। ठीक है, तो वो मेरा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जूता का दुकान खोला होता और जूता खरीद के लाता, तो ये मेरा निवेश व्यय होता। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में उस जूता से मुझे फिर से पैसे प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा। तो फर्म क्या करती है, जो लेबर लेती है ना, उसके एवज में निवेश व्यय देती है परिवार को। परिवार क्या करता है, उपभोग व्यय के रूप में क्या करता है, सामान। अब फर्म ने तो कोई सामान बनाया, आपसे लेबर ले लिया फर्म ने, और फर्म ने कोई सामान बना लिया, यानी कोई कंपनी कोई सामान बना ली। अब आप उस सामान को फिर कंपनी से खरीदते हो, तो ये आपका हो गया उपभोग व्यय। जैसे मैंने नाइक का शू लाया, तो मैं जब नाइक का शू लाया हूँ ना भाई, तो वो मेरा उपभोग व्यय है। क्यों, क्योंकि मैं उसको यूज कर जाऊंगा। ठीक है, तो उपभोग व्यय भी आप समझ गए। अब फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है, देखो भाई, जैसे कि फर्म ने वस्तु बना के दिया था ना परिवार को, और परिवार ने इसके वजह से पैसा दिया, तो परिवार क्या क्या हो गया, उपभोग व्यय हो गया। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करती है, फाइनेंशियल सिस्टम इन दोनों का जो बचत अपने पास जमा करती है, जैसे बैंक दोनों का बचत जमा करती है और दोनों को लोन भी प्रोवाइड करती है, और बीच में कमीशन खाती है। ठीक है, बीच में इंटरेस्ट लेता है। तो ये तो हो गया द्विचक्रीय प्रवाह। इसमें तीन चक्रीय प्रवाह कब बनता है, जैसे एक तो फर्म और परिवार डायरेक्ट हो गए, तब तो हो ही गया। ये हो गया तीन चक्रीय, देखो फर्म हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम और परिवार हो गया। ये चार चक्रीय प्रवाह कब बनेगा, जब सरकार भी इसमें इंटर कर जाएगी। सरकार भी जब इंटर कर जाएगी, सरकार एक रेगुलेटरी का की भूमिका निभाती है। सरकार देखोगे कि समाज के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, यह जब सरकार तय करने लग जाए, जब सरकार यह क्या उचित है क्या अनुचित है इसका तय सरकार करने लग जाए, सरकार एक रेगुलेटरी के तौर पे काम करने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे भाई इस फर्म, फाइनेंशियल सिस्टम और परिवार के बीच में एक सरकार भी बैठी है, जो यह देखती है कि क्या समाज के लिए उचित है क्या अनुचित है। तो सरकार का इंटरफेरेंस हो जाता है और इस तरह चार चक्रीय प्रवाह बन जाता है। ठीक है, किसी भी ओपन इकोनॉमी में तीन चक्रीय प्रवाह तो होता ही होता है भाई, इतना तो आप मान के चलना। और चार चक्रीय प्रवाह जिस भी इकोनॉमी में हो गया वो तो मान लो परफेक्ट है, क्योंकि सरकार एक निगरानी रखने वाली एक संस्था है। सरकार जो यह ध्यान देती है कि कोई ऐसा तो नहीं कि भाई ड्रग्स बेच रहा हो, तो सरकार उस पर उसको रेगुलेट करेगी, सरकार उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। ठीक है, अब भाई हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की। हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया, ठीक है, अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम। देखो नेशनल जो नेशनल इनकम है ना भाई, यह इसकी गणना सीएसओ करती है। ठीक है, सीएसओ करती है। नेशनल इनकम क्या है, देखो
एक वित्त वर्ष में, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया ताकि भूले नहीं आप, एक वित्त वर्ष में देश के निवासी द्वारा, यानी जो भी देश के निवासी हैं, निवासी मतलब सिर्फ नागरिक नहीं हो गए भाई, निवासी हो गए। निवासी कौन लोग हैं? जो एक इकोनॉमी के टर्म में निवासी वो लोग होते हैं जो एक वर्ष या इससे अधिक समय से भारत में रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो नागरिक ही हों, ठीक है। तो देश के निवासी द्वारा कारक आय योग, कारक आय मैंने आपको बताया था, फैक्टर इनकम बताया था, वही कारक आय है। तो कारक आय योग और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाले आय को हम कारक आय योग कहते हैं। तो किसी देश के, यानी एक वित्त वर्ष में किसी देश के निवासी द्वारा या किसी देश के निवासियों का कारक आय योग, या आप यूं कहें कि एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा ना, वस्तु और सेवाओं का देख रहे हो आप, यहाँ पे जो मौद्रिक मूल्य होगा यही नेशनल इनकम है। अब मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में इसको बताऊं तो थोड़ा सा और आपको आसान समझ में आएगा, मतलब थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो देखो, मान लो नेशनल इनकम, मान लेते हैं देश एक परिवार है, मान लो जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोगों में से क्या होगा, 2 लोग कमा रहे हैं, 2 लोगों की इनकम 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो ये आपके फैमिली का फैमिली इनकम हो गया। वैसे ही देश है, देश में जितने भी लोग कमा रहे हैं उनका टोटल इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा भाई उनका नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम, अब वही अगर आपसे पूछते कि क्या कहते हैं पर कैपिटल इनकम क्या है, तो मान लो आपके फैमिली में 5 लोग हैं, 1 लाख रुपया दो मिलके कमा रहे हैं, लेकिन है 5 लोग, तब 1 लाख को 5 से जब भाग देंगे ना तो 20,000 रुपये बचेगा। तो हम कहेंगे ना भाई, जो कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो, हम कहेंगे आपके फैमिली का पर कैपिटल इनकम 20,000 रुपया है, ठीक है। अब समझ में आया। तो ये कहता है कि नेशनल इनकम यह है कि एक वित्त वर्ष में हम काउंट करते हैं, एक वित्त वर्ष में देश के निवासियों के द्वारा, निवासी का मतलब नागरिक नहीं होता है, पहले ही मैंने बता दिया आपको, एक वित्त वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित होने वाली जो सभी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होगा, फैक्टर कॉस्ट जो होगा, वही नेशनल इनकम है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। यानी फैक्टर इनकम आपने देखी है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो इनकम था वही फैक्टर इनकम है। तो देश के निवासियों द्वारा या देश के निवासियों का एक वर्ष में जो फैक्टर इनकम होगा वही नेशनल इनकम है, यानी देश के सभी लोगों का, जैसे मैंने आपको फैमिली का एग्जाम्पल देकर समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कहता है प्रभावित करने वाले कारक क्या है। देखो, प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे देख रहे हो, प्रभावित करने वाले कारक, देखो प्रभावित नेशनल इनकम को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं जो नेशनल इनकम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप खुद ही इस बात को मान लोगे, जैसे मैं मेंस में ऐसे ही लिखता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर नीचे करके लिख देता हूँ, ज्यादा हो जाता है। जैसे आप देखो, जैसे आप देखोगे बचत दर, भाई बचत ज्यादा करोगे, बचत ज्यादा करोगे तभी तो इनकम अधिक दिखेगा आपका। निवेश दर, निवेश की जब ज्यादा बचत होगा तो निवेश भी ज्यादा होगा। संसाधनों की मात्रा, संसाधन कितनी है, भाई संसाधन ज्यादा होगी तो इनकम भी ज्यादा हो जाएगी। श्रम की कार्य कुशलता, लेबर कितने स्किल्ड है, ये भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी आपके पास है या नहीं है, टेक्नोलॉजी की अधिकता है उसमें आप सक्षम है या नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में सुगमता मिल रही है कि नहीं, बिजनेस करना आसान है क्या कि नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि जैसे देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहाँ देख रहे हो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद आप देखो वित्तीय साक्षरता, ठीक है, फाइनेंशियल आप लिटरेट है या नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। ह्यूमन मतलब क्या होता है, मैं आपको, मानव पूंजी का विकास जैसे तभी होगा जब इंसान ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, ठीक है, इंसान की गुणवत्ता पे खर्च की जाएगी, तो कहेंगे ना भाई, जैसे इसमें आ जाएगा भाईचारा, अपनापन, नैतिकता, ठीक है। तो या उस स्किल, लोगों को स्किल आप दे दिए तो कहेंगे भाई ह्यूमन कैपिटल जो है ना उसमें फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, मानव पूंजी में विकास हो रहा है, ठीक है। तो मानव पूंजी विकास भी, वित्तीय समावेशन भी, ये सभी डिपेंड करते हैं, यानी ये सभी नेशनल इनकम को प्रभावित करते हैं। तो भाई आप मेंस में भी ना इसको आप लिख सकते हो अपने से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास नाम का आपका, मतलब एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और विकास। देखो समृद्धि क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, मतलब मात्रात्मक। जैसे नेशनल इनकम आपका बढ़ रहा है
ठीक है, आपके फैमिली का इनकम बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे भाई ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि बताते हैं, जैसे क्या होगा कि आपके फैमिली में मान लो 2 लोग, मतलब फैमिली के जो आपके पूर्वज थे वो 10th क्लास तक पढ़े हुए थे, आप ग्रेजुएट हैं, तो लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ हो रहा है। भाई उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे, उसको डेवलपमेंट कहते हैं इकोनॉमी के टर्म में। ग्रोथ का मतलब होता है धन संपत्ति से। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा भाई, ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक इन द सेंस के करेंसी पैसे उसे का मैटर इसमें चल रहा है ग्रोथ में। और डेवलपमेंट क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक। इसमें हम पैसे उसे की तो बात करते हैं, साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के शिक्षा में सुधार, लोगों के हेल्थ में सुधार, ये सभी जब हो जाएंगे ना, तब हम कहेंगे भाई डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि और विकास आपने देख लिया कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, और यह सतत एवं दीर्घकालीन एवं सतत प्रक्रिया है। ग्रोथ तो शॉर्ट टर्म की प्रक्रिया है, लेकिन आप जानते हैं कि पैसे कमा लेना एक दिन में और एक दिन में साक्षर होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दीर्घकालीन जो है ना एवं सतत प्रक्रिया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपने देखा ये फैक्टर इनकम, मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन के कारकों की प्राप्त है फैक्टर इनकम होता है। ट्रांसफरेबल इनकम क्या होता है भाई, देखो ट्रांसफरेबल इनकम क्या होता है कि ऐसी आय, एक पक्षीय भुगतान होता है, ऐसी आय जो एक बार तो हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन उसको रिटर्न, उसका कोई रिटर्न हमें नहीं मिलेगा। जैसे हम छात्रवृत्ति दे देते हैं भाई, हम वृद्धा पेंशन दे देते हैं, हमारे पास लौट के आता है नहीं ना आता है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफरेबल इनकम है। नहीं, एक पक्षीय भुगतान है, यानी हस्तांतरित आय है। अगर हस्तांतरित आय हो गया, एक पक्षीय भुगतान हो गया या ट्रांसफरेबल इनकम हो गया, तो इन सब का मतलब एक ही होता है कि यह जाने वाला है, आने वाला नहीं है, चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे वृद्धा पेंशन हमने दे दिया, ठीक है, विधवा पेंशन दे दिया, ये सब एक पक्षीय भुगतान है। जैसे पेंशन हमने दे दिया कोई भी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखो घरेलू सीमा। देखो जब इकोनॉमी में हम घरेलू सीमा की बात करते हैं ना भाई, तो देखो घरेलू सीमा का मतलब होता है, घरेलू सीमा देख रहे हो यहाँ पे आप, तो मैं आपको कलर करके दिखाऊं, देखो ये रहा घरेलू सीमा। घरेलू सीमा देख रहे हो, देखो घरेलू सीमा का मतलब होता है कि देश का जहाँ पे अधिकार है। ठीक है, जैसे भूभाग, देश का अपना जो भूभाग है, जैसे इंडिया ऐसे बनी हुई है, तो इंडिया हो गई। देश की समुद्री सीमा, जो भी हमारे अंडर में हमारी समुद्री सीमा है वो भी आ जाएगी। हमारी एम्बेसी, हमारी जो एम्बेसी है, जैसे कि अमेरिका में मान लो हमारी एम्बेसी है, तो हमारे देश की संपत्ति है, तो हम उसको भी घरेलू सीमा के अंदर में ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारा हो जाएगा, लेकिन जिस जगह पे वो एम्बेसी है वह हमारा है। ठीक है, उस पर अधिकार हमारा है। वैसे ही अगर फॉरेन की कोई मतलब एम्बेसी हमारे यहाँ है, तो वो फॉरेन की है, हमारी नहीं। ठीक है, फिर सामान्य निवासी की बात करते हैं भाई। देखो आपको मैंने बताया है कि 1 वर्ष या अधिक से निवास करने वाले लोग जो है ना, यह सामान्य निवासी कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि नागरिक होंगे भाई, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये जरूरी नहीं है कि नागरिक होंगे। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्बेसी, जैसे कि किसी और देश की एम्बेसी हमारे यहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन में जो विदेशी काम कर रहे हैं, जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंडिया में, मान लो कल आईएमएफ की कोई एक शाखा खुल जाती है दिल्ली में, और उसमें कोई फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे सामान्य निवासी नहीं होंगे। जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी हम सामान्य निवासी में काउंट नहीं करते हैं। फिर चिकित्सा से रिलेटेड, पर्यटन वगैरह के लिए जो आए लोग हैं या और 1 साल रह रहे हैं, तो उनको भी हम सामान्य निवासी में भाई काउंट नहीं करेंगे। तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, अब आ जाता थोड़ा घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। देखो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय, घरेलू सीमा तो हमने यहाँ पे देख लिया। देखो घरेलू सीमा के भीतर जो भी इनकम होता है, इसमें गैर निवासी की आय भी शामिल करते हैं। हमने आपको बताया ना कि घरेलू आय के अंदर, घरेलू आय में जैसे कि मान लो हमारे देश के अंदर है, ठीक है, हमारे देश के अंदर क्या होगा कि अगर कोई, यानी मान लो कोई यहाँ पे आया, हमारे यहाँ कोई आया पर्सन और यहाँ पे दिल्ली में कमा रहा है। ठीक है, किसी नाइजीरिया का कोई पर्सन आया और दिल्ली में कमा रहा है, अमेरिका का कोई पर्सन आया दिल्ली में कमा रहा है, तो हमारे घरेलू आय में उसका काउंटिंग होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हमारे देश के बाहर, जब हमारे लोग जब हमारे देश के बाहर चले जाते हैं, हम फॉरेन में काम करते हैं, जैसे दुबई में कोई पर्सन काम कर रहा है, जैसे मेरे एक कजन है वो दुबई में रहते हैं, तो वो पैसे वहां पे कमाएंगे ना, तो वो हमारे घरेलू आय में उसका काउंटिंग नहीं होगा। तो आप याद रखें कि देश के अंदर जो बाहरी काम करेंगे वो तो काउंट होगा, लेकिन हमारे देश के लोग बाहर काम करेंगे वो घरेलू आय में काउंट नहीं होगा। यह देख रहे हो शेष विश्व की आय जो भाई ना, इसमें काउंट नहीं होती है। राष्ट्रीय आय में देखेंगे कि घरेलू सीमा में तो, घरेलू सीमा तो है ही, साथ साथ विदेश में भी जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। क्यों होगा भाई, कि जो हमारे देश के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं ना, वो आके फिर से घर में ही तो पैसे भेजेंगे। ठीक है, इसमें
निवासी जो है ना, इंडिया हो या फॉरेन हो या कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, यानी विदेश में भी काम कर रहे हैं, तो उनका इनकम हमारे नेशनल इनकम में शामिल होता है। और नेशनल इनकम के बारे में कोई पूछे तो आप याद रखिएगा कि घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी शुद्ध कारक आय का मतलब भाई ये हो गया कि हमारे यहाँ के लोग जितना रुपया कमा रहे हैं बाहर में जाके, और बाहर के लोग जितना हमारे यहाँ आके कमा रहे हैं, इन दोनों को जब घटा देते हैं तो शुद्ध कारक आय प्राप्त हो जाता है हमारे को। ठीक है, तो घरेलू आय राष्ट्रीय आय में थोड़ा सा अंतर समझ लेना। फिर नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू का काम आएगा आपको आगे। देखो ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लो मेरा एक वॉच है, सपोज मेरा एक वॉच है, इसकी कीमत मार्केट में मान लो 60,000 रुपए। ओके, मैंने इसको 1 साल यूज कर लिया। अब जब इसमें से ना कुछ तो हड़ास हुआ ना भाई, अब नए कदम में तो बिकेगा नहीं। मान लो कि आने वाले टाइम में 45,000 रुपया बिकता है, तो 15,000 रुपया क्या हुआ हमारा, डिप्रिसिएट हो गया, इसमें मूल्य ह्रास हो गया हमारा। तो जब हम क्या करेंगे ना, तो ग्रॉस वैल्यू तो इसकी कितनी थी, 60,000 रुपया थी ना, अब 15,000 रुपया कम हो गई ना, तो अब कितना बचा, यानी 15,000 रुपया तो डिप्रिसिएशन कट गया, यानी मूल्य ह्रास कट गया, तो अब कितना बचा 45,000। तो नेट वैल्यू भाई 45,000 हो जाएगा। जब भी कभी हम ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तब आता है नेट वैल्यू। दुनिया में कभी भी नेट की बात की जाएगी, नेट वैल्यू की बात की जाएगी, तो आप याद रखेंगे कि इसमें से डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास जो है ना, वह कम किया गया है। ठीक है, तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। ओके, अब देखो थोड़ा सा नेशनल इनकम। ठीक है, वहां पे तक अब तो हम खेल रहे हैं। अब देखेंगे हम नेशनल इनकम की अवधारणाएं, जो भी टर्मिनोलॉजी है नेशनल इनकम से जुड़ी हुई, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, देखो जीडीपी काउंट कौन करता है, एनएसओ। नेशनल इनकम काउंट कौन कर रहा था, सीएसओ काउंट कर रहा था, ये कौन कर रहा है, एनएसओ काउंट कर रहा है। तो याद रखेंगे क्या है, एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा आपको पता है क्या क्या है, अंतिम वस्तु गुड्स और सर्विस, जी प्लस एस एन, गुड्स प्लस सर्विस, अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के आधार पर हम जीडीपी निकालते हैं। तो याद रखेंगे एक तो एक वित्त वर्ष की बात चल रही है, फिर घरेलू सीमा की बात चल रही है, फिर अंतिम वस्तु और सेवा की बात चल रही है, और फिर बाजार मूल्य की बात चल रही है। तो जब इस पे ही हम जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एसएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 यूएसए का, यूएन तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट जो यूएनएसएन था 2008 वाला, इस इसको भारत में 2015 में इसको लागू किया गया, और इसके तहत हम वैल्यू एडिशन मेथड लेकर आए। हमने कहा कि भाई अंतिम वस्तुओं को तो हम काउंट करते हैं, तो बीच में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोबारा काउंट हो जा रही हैं, इस वजह से हम वैल्यू एडिशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, मान लो गेहूं है, गेहूं बड़ा ये प्रचलित है एग्जाम्पल है। गेहूं मान लो भाई 10 रुपए का था, ठीक है, गेहूं 10 रुपए का था, आटा हमारा 25 रुपए का हो गया, फिर पिज्जा देखा है 150 रुपया का हो गया। तो पहले इसमें क्या कह रहा है, अंतिम वस्तु सेवा, तो यहाँ पे तो सिर्फ हम 150 रुपया जोड़ते हैं, ऐसे भी भाई 150 रुपया ही होगा। अब देखो कैसे कि 10 रुपए का आटा था, हम वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, अब यहाँ पे 10 रुपए का गेहूं था, अब यहाँ 25 रुपए का हो गया, यानी बीच में 15 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, फिर 25 रुपए का आटा था और यहाँ पे 150 रुपया हो गया, फिर बीच में कितना हुआ, 125 रुपया का वैल्यू ऐड हुआ। ठीक है, तो जब ऐसे भी हम काउंट करेंगे ना भाई, तो इतना ही हमारा आएगा, तो ये भी क्योंकि लास्टली हमारा 150 रुपया में ही हम इसको बेचें। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन हम देख रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम बीच बीच की वस्तुओं का भी हम जब जोड़ते हैं, बीच बीच में जब हम वस्तुओं को जोड़ते हैं, यानी कितना वैल्यू एड हुआ। अब देखो 150 रुपये कैसे हो गए, आप कहोगे 115, 125, 140 होता है भाई, स्टार्टिंग में 10 रुपये हम गेहूं का भी तो लगाए थे, यही लेकर हम 150 रुपये किए हैं। तो वैल्यू एडिशन मेथड में हम देखते हैं कि हर स्टेप पे जो वैल्यूएशन बढ़ती है ना, उसको हम जब काउंट करते हैं तो उसको हम कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड है। तो वैल्यू एडेड मेथड हम 2005 में 2015 में लेकर आए हैं, किस आधार पे, तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 जो यूनाइटेड नेशन का है, उस आधार पे हम वैल्यू एडिशन मेथड लेकर आए हैं, और इसमें और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे अब जीएनपी क्या है भाई, देखो जीएनपी क्या होता है। अब देखो जीडीपी हमने देख लिया, अब देखेंगे जीएनपी। जीएनपी क्या है, तो जीडीपी, जब जीडीपी में क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, ए माइनस बी। ए को हम माने हैं कि भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा, और बी होता है कि विदेशियों द्वारा
भारत में आकर कमाया गया पैसा, तो भारतीयों के पैसे में से जब विदेशियों का पैसा जब हम घटा देंगे, मान लो भारत के लोग अमेरिका में जाकर 10 रुपए कमाए और अमेरिका के लोग भारत में आकर 15 रुपए कमाए, तो हम क्या हुआ कि हम माइनस में 5 रुपए चले गए, हमने जितना कमा के हम लाए उससे ज्यादा हम दे दिए। तो हम कहेंगे भाई जीएनपी, भारत में जीएनपी जो है ऑलवेज जीडीपी से कम रही है। ठीक है, तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। तो ए माइनस बी, ए को मान लेंगे भारतीय द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा और बी मान लेंगे विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा। जब इनमें भारतीयों में से जब विदेशियों का पैसा जब घटाएंगे और उसको जितना बचेगा उसको हम जीडीपी में ऐड करेंगे, ठीक है, तब हमारा जीएनपी निकल जाएगा। अब एनडीपी क्या है? एनडीपी का फुल फॉर्म होता है भाई, ये तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब देखो एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे नेट आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रॉस में से जब भी नेट की बात आए ना भाई, याद रखना, चौकन्ने हो जाना कि नेट की जब बात आई है तो इसमें से डिप्रिसिएशन कम किया गया होगा। यही बात कह रहा है कि जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनडीपी आ जाता है, और जीएनपी में से जब हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनएनपी आ जाता है। तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी आप शायद समझ गए होंगे। अब आता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब, मार्केट प्राइस कब होगा? जब उसमें हम टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे। जब भी हम टैक्स को ऐड कर देते हैं तभी तो मार्केट प्राइस बनता है ना भाई, और उसमें से सब्सिडी कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि उसमें से ना तो सब्सिडी घटाया गया हो ना ही टैक्स जोड़ा गया हो, तो वो हो गया फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये फैक्टर है। फैक्टर ऑफ इनकम देख रहे थे ना वहां पे, तो वो फैक्टर है, सिर्फ जितनी लागत आई है ना सिर्फ उसकी बात की जा रही है। और जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे ना भैया, तब हम मान लेंगे कि ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात चल रही है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इजकल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इजकल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम है। तो दोनों को आप याद रखेंगे। ओके, पर कैपिटल इनकम थोड़ा सा देख लीजिए। देखो भाई पर कैपिटल इनकम क्या होता है कि आपको मैंने फैमिली का एग्जांपल दिया ही था कि 2 आदमी कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग, तो इसका मतलब जब पर कैपिटल इनकम निकालते हैं तो उसमें बेरोजगार कोई नहीं रह जाता है भाई। अगर 5 लोग हैं तो 1 लाख बटा 5 कर देंगे, 20,000 रुपए पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। सेम बात यही कह रहा है कि नेशनल इनकम से वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं और जितना बचता है भाई वो हमारा पर कैपिटल इनकम हो जाता है। ये देखो ये पुराना डेटा है, आईएमएफ का जो इकोनॉमिक आउटलुक आता है, इसमें 144वां रैंक हमारा था, अभी कम हो गया है, $2191 हमारे पर कैपिटल इनकम हुआ करता था। तो इसको ना आप जो करंट अफेयर्स जो करंट में करवाऊंगा ना, इसको मैं अपलोड वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखो देखो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूको जो होना भाई, यहाँ पे देख रहे हो यूके, यूके हमारा 6 नंबर पे चला गया है। हम यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और उसके बाद हम इंडिया, यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारे बाद यूके आ गया है। तो हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं। तो आप ना थोड़ा सा इसको करंट से कवर कर लेंगे, या मैं करंट पढ़ाऊंगा तो मैं इसको कवर करूंगा। तो इस डेटा से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इस डेटा से, ये जो इनकम का डेटा है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है उसका डेटा है, तो वर्ल्ड आईएमएफ जारी करती है। तो आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आएगी, तो उससे हम इसको ठीक करेंगे, मतलब लेटेस्ट डेटा इसमें ऐड करेंगे। अभी तक हमें दिखा नहीं, इस वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया, लेकिन आपको ये देखना नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटल इनकम का हम देखो कितना पीछे है। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं? यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद हम 5वें नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री हैं। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखो भाई, इसके बाद कहता है ना राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। देखो राष्ट्रीय आय की गणना की ना 3 विधियां हैं भाई, इसको ना आप थोड़ा याद रखेंगे। एक तो है भाई प्रोडक्शन मेथड, एक है यहाँ पे देखो इनकम मेथड, और एक है यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं जीडीपी, सॉरी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं। जीडीपी में आप देख रहे थे जब वैल्यू एडिशन मेथड से हम क्या कर रहे थे, वस्तु और सेवा का कीमत निकाल रहे थे, तो हम इसको कहेंगे भाई ये प्रोडक्शन मेथड से निकाला जा रहा है, यानी प्रोडक्शन मेथड है। जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं, तो इनकम मेथड में देख रहे हो यहाँ पे पीआर से प्रोडक्शन हो गया, आईएन से इनकम हो गया, ईएक्स से एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो इनकम मेथड में हम देखते हैं कि फैक्टर प्रोडक्शन का जो इनकम था ना भाई, तो पूरे देश का हम इनकम जोड़ लेते हैं और उससे हम जब
राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हम कहेंगे भाई ये इनकम मेथड की बात की जा रही है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा भाई कि हम पूरे देश का जब हम खर्चा निकाल लेंगे, खर्चा जोड़ लेंगे, तब हम कहेंगे भाई कि ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम कुछ चीज देखते हैं, जैसे यहाँ पे C प्लस I प्लस G आप देख रहे हो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे माइनस इंटू एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा लेते हैं। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और सी का मतलब होता है कंज्यूम, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो आप इसको देख लिया आपने। प्रोडक्शन मेथड देख लिया कि जहां पे सिर्फ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, अंतिम वस्तु और सेवा की बात की जा रही है। और इनकम मेथड में देख लिया हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम जोड़ दिया पूरे देश का, तो इनकम मेथड हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने सिर्फ खर्च देख लिया कि खर्च को जब हम काउंट करके एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालते हैं, तो याद रखिएगा ये हो गया कैपिटल, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हो गया एक्सपोर्ट, ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। इसको आप तरह से याद रखेंगे। थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म में याद रखें, एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, सी आई जी एक्स माइनस एम, सी आई जी एक्स माइनस एम, और इसको इसका फुल फॉर्म आप लोग वहां पे सेट करेंगे, ओके। फिर आप देखेंगे थोड़ा सा एसडीआई क्या होता है। देखो यूएनडीपी एसडीआई निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखेंगे वर्तमान में जो हमारा रैंक है ना 134 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो 134 है। हम देख रहे थे 2019 में हमारा रैंक 129 था, जो फिर घट के 130 हो गया, फिर हम 132 पे पहुंचे। अब देखो हमारा मानव विकास सूचकांक में हम 134वें नंबर पर है दुनिया में। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है या यूएनडीपी जारी करती है, तो थोड़ा इसको भी देख लेंगे। रियल और नॉमिनल जो यानी बात की जाती है, रियल की बात और नॉमिनल को, जब भी हम रियल इनकम की बात करेंगे, रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, रियल एनएनपी, रियल नेशनल इनकम, तो रियल की जब बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बेस ईयर की बात कर रहे हैं भाई, हम बेस ईयर को मान के रियल काउंट कर रहे हैं। जब हम नॉमिनल की बात कर रहे हैं, फिर नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल एनडीपी, तो इसका मतलब ये होगा, आप सीधे समझ जाना कि ये करंट ईयर की बात कह रहा है, ठीक है। तो रियल की जब बात आती है तो हम बेस ईयर की बात करते हैं, जब नॉमिनल की बात आती है भाई तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं करंट ईयर की, ओके। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चाहे यहाँ पे जीडीपी लगाते हैं, जीएनपी लगाते हैं, नेशनल इनकम लगाते हैं। डिफ्लेटर क्या होता है, देखो मुद्रास्फीति वगैरह निकालने के लिए ना हम डिफ्लेटर का यूज करते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी कम हुई है। तो हम क्या कहते हैं, नॉमिनल इनकम में से या नॉमिनल जीडीपी में से रियल जीडीपी को भाग दे, नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी से भाग देते हैं, नॉमिनल जीएनपी में हम रियल जीएनपी से भाग देते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम में हम रियल नेशनल इनकम से भाग देते हैं। तो जब भी नॉमिनल में जब हम रियल से भाग देंगे तो वह आ जाएगा हमारा डिफ्लेटर, ठीक है। तो डिफ्लेटर आपको पता हो गया होगा। मिक्स्ड इनकम क्या है भाई, देखो मिक्स्ड इनकम का मतलब ये होता है कि मल्टीपल बिजनेस से जो प्राप्त इनकम होता है ना, वो सब मिक्स्ड इनकम में कहला जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होगा। देखो नेशनल इनकम में चेंज क्या क्या हुआ है, ओ माय गॉड, इसमें तो मैंने पीडीएफ बड़ा ही नहीं किया, आप लोग फिर से कंप्लेन करोगे। चलो चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो नेशनल इनकम में परिवर्तन। तो बेस क्या क्या चेंज हुआ है भाई, 2015 में हम क्या क्या चेंज किए। एक तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड लेकर आए हैं, ठीक है। देखो ये तो देखो बेस ईयर को जो है ना 2004-05 से ना हम 2011-12 कर दिए। सबसे पहले हम तो बेस ईयर को बढ़ाए। पहले कितना था, बी ईयर है, ये ईयर मत मान लेना, बेस ईयर है ये। बेस ईयर को हम क्या किए हैं 2004-05 से 2011-12 कर दिए। ग्रोथ रेट अब जो है ना हम मार्केट प्राइस में निकालेंगे, इसमें टैक्स शामिल होगा और सब्सिडी माइनस हो गया होगा। पशुधन आंकड़े को भी हम इसमें शामिल करेंगे, पहले नहीं करते थे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ही हम अब ओनली जीडीपी कहेंगे। जो पहले क्या होता था कि हम जीडीपी एट फैक्टर प्राइस को जीडीपी कहते थे, अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं बोलते, हम सीधे जीडीपी को बोलेंगे। जब भी हम जीडीपी बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो इसको तो आप याद करेंगे कि नेशनल इनकम में चेंज क्या क्या हुआ है, ठीक है। और 15 से हम क्या कर रहे हैं भाई, 15 से हम यही कर, देखो 15 में तो सब चेंज हुआ है, उसके साथ साथ एक वैल्यू एडिशन मेथड भी आया है जो आपने
देखा यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखो, कुछ समस्याएं भी हैं इकोनॉमी में, कुछ समस्याएं भी हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी की समस्याएं देख लेते हैं। जैसे आ जाता है एग्जाम, स्लो डाउन क्या है भाई? देखो, स्लो डाउन होता है जब जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा होता है, जब जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा होता है भाई, देख रहे हो जीडीपी ऊपर है, तो जीडीपी बढ़ रहा होता है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट जो है ना धीरे धीरे घट रहा होता है। जी, ग्रोथ रेट हमारा धीरे धीरे घट रहा होता है, तो हम कहेंगे भाई स्लो डाउन है। आप यहाँ पे देख रहे हो जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। यह डायग्राम। फिर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो, जब पहली बार किसी तिमाही में, किसी भी वर्ष पहली किसी तिमाही में जब ग्रोथ रेट निगेटिव में चली जाती है, तो हम कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्शन है। रिसेशन क्या होता है? उसी का अगला चरण, जब पहली बार लगातार 2 तिमाही तक ग्रोथ रेट निगेटिव में हो, तो हम कहेंगे भाई ये रिसेशन की स्थिति है। डिप्रेशन क्या होता है? जब रिसेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब नॉर्मल सा मतलब ये है कि कीमत भी गिर रही है। तो एक तो रिसेशन है, ग्रोथ रेट तो निगेटिव में 2 महीने से है ही हमारा लगातार, मतलब 2 तिमाही से 6 महीने से, और कीमतें भी समानों की गिर रही हैं, तो हम कहेंगे भाई मार्केट जो है ना, ये हमारी इकोनॉमी है डिप्रेस्ड हो गई है, डिप्रेशन में आ गई है। तो जब रिसेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ में हो, तो हम कहेंगे भाई डिप्रेशन है। पहली बार जब 2 तिमाही में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, तो हम रिसेशन कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जब पहली बार किसी वर्ष में, पहली बार किसी तिमाही में ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाती है, तो हम कहेंगे भाई ये कॉन्ट्रैक्शन है। स्लो डाउन वो स्थिति है जहां पे जीडीपी तो बढ़ रहा होता है हमारा, लेकिन ग्रोथ रेट डाउन हो रहा होता है। ओके। मेल्ट डाउन क्या है भाई? मेल्ट डाउन शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इसमें जब का शेयर मार्केट का तीव्र गति से नीचे गिर जाना, ओहो, देखो, शेयर मार्केट का तीव्र गति से नीचे गिर जाना ही क्या है? मेल्ट डाउन है। मेल्ट डाउन का मतलब, जब भी कोई कहेगा मेल्ट डाउन क्या है भाई, मेल्ट डाउन का मतलब होता है कि शेयर जो है मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। स्टिमुलस और बेल आउट क्या है भाई? स्टिमुलस और बेल आउट जो है ना, ये दोनों पैरासीटामोल का काम करता है। मान लो ये, अगर ये हाई फीवर है, तो स्टिमुलस और बेल आउट पैरासीटामोल है, ये दोनों पैकेज है। स्टिमुलस क्या होता है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को रन कौन करती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को रन करती है भाई बैंक, और मतलब आरबीआई करती है। और फाइनेंशियल पॉलिसी को रन कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, ये दोनों, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, इन दोनों का पैकेज है ये। तो हम इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम ये स्टिमुलस एक पैकेज लाते हैं। इसमें सरकार और आरबीआई मिल के अपना काम करती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम क्या करेंगे, अगर निगेटिव में जा रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, पैसे मार्केट में बढ़ा देंगे, हम और चीजों पे खर्च करेंगे ताकि लोगों के पास पैसे पहुंचे, फिर से मार्केट रन करे। तो ये सब मिलकर ही काम करते हैं। तो स्टिमुलस तो ये हो गया। तो यह पूरी इकोनॉमी के लिए होता है स्टिमुलस। जब हम पूरे देश की इकोनॉमी की को सुधारने की जब बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई हम स्टिमुलस ला रहे हैं। स्टिमुलस मतलब मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर मार्केट को फिर से बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। दैट्स कॉल्ड स्टिमुलस। ओके। बेल आउट क्या है? तो बेल आउट का मतलब भी देखो, ये भी मार्केट, ये भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का ही पैकेज है। लेकिन बेल आउट की जब हम बात करेंगे ना भाई, तो याद रखना आप लोग कि बेल आउट में किसी खास एरिया की बात की जा रही है। जैसे बेल आउट कहेंगे तो बेल आउट, आप जहां पे शब्द देखोगे तो आप देखोगे कि इंडस्ट्री में बेल आउट की जा रही है। इंडस्ट्री सेक्टर अगर मान लो डाउन हो रहा है, तो हम इंडस्ट्री सेक्टर में बेल आउट लेकर आएंगे, ना कि स्टिमुलस। स्टिमुलस की जब बात करेंगे तो सारे सेक्टर के लिए लाएंगे, पूरे देश के लिए लाएंगे। लेकिन बेल आउट की बात करेंगे तो किसी खास एरिया के लिए, जैसे प्राइमरी सेक्टर के लिए बेल आउट लाएंगे, सेकेंडरी के लिए लाएंगे, टर्सरी के लिए लाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ना भाई कि हम बेल आउट ला रहे हैं। ठीक है। तो खास क्षेत्र के लिए हम बेल आउट लाते हैं, और संपूर्ण इकोनॉमी के लिए भाई हम स्टिमुलस लाते हैं। फिर देखोगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है मानव जो शक्ति है ना, इसकी उत्पादकता में वृद्धि। तो मानव शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि मानव की शिक्षा पे खर्च करना, स्वास्थ्य पे खर्च करना है, उसके स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह पर हम खर्च करके मानव की शक्ति को बढ़ा देते हैं। ह्यूमन पूंजी, जो मानव पूंजी है उसमें उसको बढ़ा देते हैं, तो कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इसके लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, स्किल्स वगैरह पे हम काम करते हैं। ओके, चल रहा है, थैंक गॉड। उसके बाद आप देखेंगे सोशल कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, सोशल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एकता, जुड़ाव। जैसे देख रहे हैं एकता, मतलब समाज के लोगों में एकता हो, जुड़ाव हो। जैसे कहते हैं ना कि एकता में ही बल है, तो कहेंगे सोशल कैपिटल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खास है नहीं। एसडीआई देखेंगे, आपको बताया है कि यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है,
और यह दीर्घ, इसमें 3 मेन स्तर हैं, जैसे कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन शामिल करते हैं, शिक्षा शामिल करते हैं और जीवन स्तर शामिल करते हैं। जीडीआई क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हमेशा हमारे यहाँ माइनस में ही रहा है, यानी एसडीआई फॉर फीमेल बटा एसडीआई फॉर मेल। हम जब हम कर देते हैं तो जीडीआई हमारा निकल जाता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस आपको पता ही है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का मतलब है भूटान के नरेश द्वारा शुरू किया गया था। इनका मानना है कि भाई मात्रात्मक वृद्धि से ज्यादा खुशहाली पर अधिक बल देना चाहिए, यानी नेशनल इनकम बढ़ाने से ज्यादा हमें खुशहाली पर अधिक बल देना चाहिए। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों का रख रखाव, गुड गवर्नेंस, ठीक है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ वगैरह की हम बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में 3 चीज शामिल होती है। एक तो होती है जीएफसीएफ यानी ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है स्टॉक्स और एक होता है वैल्यूएबल। ठीक है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है ये होता है कि स्थिर संपत्ति, ठीक है, स्थिर पूंजी, जैसे बिल्डिंग हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, देख रहे हो, रेलवे हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये तो ये सब ग्रॉस फिक्स कैपिटल में आएगा। स्टॉक्स में मतलब क्या होता है? स्टॉक हमारे पास कम कंजप्शन को दर्शाता है, जैसे कि मान लो 5 रुपया, नहीं आपके पास ना 5 आम है, 5 आम में से आपने क्या किया, आपने 4 बचाया, तो स्टॉक ज्यादा हमारे पास है, तो हम क्या कहेंगे? कम कंजप्शन किया गया, यानी एक ही कंज्यूम किया गया है। अगर हमारे पास 5 आम था, 5 में से 2 आम बचा हुआ है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यानी उपभोग ज्यादा हुआ है, इसलिए स्टॉक कम है, तो वही स्टॉक है और कुछ नहीं। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान वस्तुएं, सोना चांदी हीरा वगैरह, ये सभी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ही आ जाता है। देश की कुल निवेश की स्थिति को दर्शाता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो भाई सही बात है कि देखो स्टॉक जब ज्यादा रहेगा, अगर स्टॉक कम होगा तो हम कहेंगे भाई निवेश भी कम है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जैसे वृद्धि होगी तो निवेश भी बढ़ेगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। वैल्यूएबल मतलब सोना चांदी हीरा वगैरह अगर आपके पास ज्यादा है तो इससे ये पता चलता है कि भाई निवेश की स्थिति भी अच्छी है। ऐसे तो हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इसको दिखाते हैं। तो देखो जीएफसीएफ में और क्या शामिल होता है? जीएफसीएफ ये जो है ना, देखे हमने बिल्डिंग, रेल और ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, देखो इसमें मशीन्स तो शामिल होंगे ही होंगे, आईपी एड भी शामिल होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल होगा। इसमें एक चीज याद रखना, कल्टी कल्टिवेटिकल जो ये है ना, बायोलॉजिकल रिसोर्स है, जैसे कि मान लो आप बैल रखे हुए हो खेती उती करने के लिए, नहीं उससे कुछ इनकम हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन पालतू पशु को हम शामिल नहीं करते हैं इसमें, ये भी याद रखेंगे। पालतू पशु जैसे गाय रखे हुए तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, भैंसी रखे हुए हैं तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पालतू पशु जीएफसीएम में शामिल नहीं होता है भाई, इसको ना थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ओके, आईकोर क्या है? देखो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? यह इसमें ना कमी आवश्यक है। कहता है एक अतिरिक्त पूंजी उत्पादन के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता होगी। मान लो आयकर में कमी आवश्यक क्यों? जैसे कि 5 पेन मतलब उत्पादित करने के लिए हमने 50 रुपए लगाया, तो यह कहता है कि कैपिटल आउटपुट कितना है। कैपिटल हम लगा रहे हैं, जैसे कि छठा पेन हम यूज करना है, तो 5 पेन अगर 50 रुपए का, तो एक पेन का खर्चा में 10 रुपए पड़ गया। ठीक है, अब कह रहा है कैपिटल का आउटपुट क्या है, यानी हम कैपिटल का आउटपुट ये है कि हम 10 रुपए लगा के ना, 10 रुपए कैपिटल लगा के हम एक पेन का आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अगर 10 की जगह जैसे हम 7 पेन बना दिए, मतलब जैसे 5 पेन बनाए 50 रुपए का, अब हम 7 पेन बना दिए और 7 पेन का कॉस्ट हमारा आ जाता है, मान लो कितना, 60 रुपए आ जाता है। तो हम देखेंगे ना भाई कि आई कोड जो हमारा इंक्रीमेंटल जो कैपिटल आउटपुट रेशियो था, कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो में कमी आवश्यक है, यानी वह पूंजी कम लगे, धीरे 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 जैसे जैसे ज्यादा हम उत्पादित करते जाए तो हमारा पूंजी जो है कम लगता जाए और उत्पादन बढ़ता जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अतिरिक्त उत्पादन के लिए कितने पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसको जीडीपी ऐसा कहेंगे कि जीडीपी में 1% बढ़ाने के लिए कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है, यानी कितना पूंजी हम लगा के जीडीपी में 1% हम बढ़ा सकते हैं। तो कहता है कि अगर आई कोड का वैल्यू 4 है, अगर आई कोड का वैल्यू 4 है तो 40% अधिक निवेश से हम जीडीपी में 10% का यानी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी 10% हम अपने जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 की बात कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर इकोनॉमी आपके बुद्धि में नहीं घुसाना तो हम ठूस ठूस के घुसा देंगे, ये भी याद रखिएगा। ओहो, रुक जाओ, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसको इधर लाओ खींच के।
अब थोड़ा सा एक चीज और बचा हुआ है। आप देख रहे हो कार्बन टैक्स की बात कर रहा है भाई, देखो कार्बन टैक्स की बात कर रहा है। देखो कार्बन टैक्स क्या है, यहाँ पे देखो कार्बन टैक्स क्या है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं पे कार्बन टैक्स लगाते हैं। ये जो ये देखो COP 25 से एक कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। कहते हैं कि जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह से चलने वाली जो चीजें हैं वो कार्बन उत्सर्जित करती हैं और उस पे कार्बन टैक्स लगाते हैं, ताकि टैक्स लगाएंगे तो कम से कम कार्बन उत्पादित होगा। कार्बन टैक्स जैसे COP 25 जो था ना, UNFCCC का COP 25 था, उसमें हम कार्बन क्रेडिट की बात की है। हम कार्बन क्रेडिट देख रहे हो, कार्बन क्रेडिट की बात की है। UNFCCC का कॉप कन्वेंशन ऑफ पार्टी जो 25 था, इसमें हम कार्बन टैक्स की बात, कार्बन क्रेडिट की बात लेकर आए। इसमें कहता है कि 1 टन कार्बन अवशोषित करने वाली इकाई को जो है ना, एक मतलब मान लो क्या कहेंगे, जैसे कि कार्बन क्रेडिट, एक क्रेडिट मिलेगा भाई, 1 टन कार्बन अवशोषित कर रहे हो, जैसे कि आपने रिलीज किया, तो उसमें क्या होगा, आपको जैसे सोलर पैनल लगा के, आपको पेड़ पौधे लगा के, तो इस तरह से ना कार्बन को अवशोषित करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा देखेंगे कार्बन न्यूट्रल इस फार्म कहाँ है, तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में है, और फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट जो है पल्ली है, मतलब ये जिला कह लें, पल्ली जिला है, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इन्वायरमेंट कुछ नेट कर्व कुछ नहीं है भाई, इन्वायरमेंट कुछ नेट कर्व की बात आए ना, तो इसमें याद रखना कि धीरे धीरे क्या, जब हम पर कैपिटल इनकम जो है ना, पर कैपिटल इनकम के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे पॉल्यूशन भी बढ़ते जाता है, लेकिन एक स्तर के बाद फिर ये नीचे डाउन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा ढीले नियमों के कारण होता है भाई। जैसे आप, जैसे कोई सरकार है, सरकार उत्पादित करते जा रही है, करते जा रही है, करती जा रही है, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, कंपनी पे कंपनी लगाई जा रही है, और क्या हुआ, बहुत सारा कार्बन मतलब रिलीज कर दिया, बहुत सारा पॉल्यूशन रिलीज कर दिया। पर कैपिटल इनकम लोगों का तो बढ़ ही रहा है, तो उसके पर कैपिटल इनकम बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी कि पर कैपिटल मतलब, तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ने के साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार एक स्तर पर जाने के बाद समझ जाएगी कि भाई कि देखो अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो हवा प्रदूषित हो जाएगी, लोग ऐसे ही मरने लग जाएंगे। तो सरकार क्या करती है, यहाँ पे इस स्तर पे आते आते एक ऐसा टाइट नियम बनाती है कि भाई यहाँ पे पॉल्यूशन का जो भी मानक है उस सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, पर कैपिटल इनकम तो हमारा बढ़ता रहता है, लेकिन पॉल्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हो, पॉल्यूशन वाला ये हमारे यहाँ से डाउन होने लगता है। इस तरह से आपका नेशनल इनकम हो जाता है खत्म। भाई देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो जाता है नेशनल इनकम खत्म। तो अगर आप लोग को नेशनल इनकम समझ में आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझे बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया और मैं क्या अच्छे से और समझा सकता था। मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ आपके लिए बचा नहीं है, तो आप लोग टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इकोनॉमी का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं इकोनॉमी आपके दिमाग में बैठा दूंगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।